नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत का अगला प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टीजीटी पीजीटी की टेट के लिए सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं? 4, 9, 5, 6। तो संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं। पहला का सी, आ, ई, उ, री तथा ली, ये मूल स्वर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ण में से किसके 18 भेद होते हैं? मतलब री, ली, ए, औ, इन चारों में किसके 18 भेद होते हैं? री के 18 भेद होते हैं, ए। बाकी ली के 12 भेद, ए के 12, औ के 12। ली का दीर्घ नहीं होता, ए औ का ह्रस्व नहीं होता, तो इसलिए री के 18 भेद, बाकी के 12 भेद। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 22, 23, 25, 20। तो स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, का से मा तक। कादयो मानः स्पर्शा। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले किस वर्ण को शामिल किया गया है? मतलब जो माहेश्वर सूत्र है, चतुर्दश सूत्र, 14 सूत्र, उसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है? उस वर्ण, व्यंजन, अंतस्थ, स्वर। तो सबसे पहला स्वर वर्ण होता है डी, जबकि अंतिम है ऊस वर्ण, सा, शा, शा, हा। अगला क्वेश्चन है, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण को शामिल नहीं किया गया है? मतलब जो यण प्रत्याहार है, प्रत्याहार हमारे 42 और 43 होते हैं, टीजीटी में 43, बाकी 42। तो यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण को शामिल नहीं किया गया है? या, वा, ला, हा। तो हा को यण प्रत्याहार में नहीं गिना जाता। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा और ला। अगला प्रश्न है छठा, सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा किस किस की होती है? उच्चारण स्थान अभ्यांतर प्रयत्न, या व्यंजनों के बीच में स्वर न आने पर, या द्विवचनांत होने पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सवर्ण संज्ञा ए, उच्चारण स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न समान होने पर इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, सुबंत कितने होते हैं? अर्थात सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 18, 20, 21, 22। तो सुप 18 होते हैं, जबकि तिगन सुप 21 होते हैं, जबकि तिगन 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनद्यतन भविष्य काल को सूचित करने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा कि लकार 10 होते हैं, तो इसमें 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लुट लकार। अनद्यतन भविष्य काल को सूचित करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिट लकार का प्रयोग अनद्यतन परोक्ष भूतकाल को करने के लिए किया जाता है। लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है, और लिंग लकार का प्रयोग विधिलिंग या असलिंग में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत में गणों की संख्या कितनी होती है? मतलब संस्कृत में कितने गण होते हैं? 10, 9, 14, 8। तो संस्कृत में 10 गण होते हैं। सबसे बड़ा गण भुआदि गण, जो 1035 धातुएं जिनमें होती हैं, और सबसे छोटा तनाद गण, जिनमें 10 धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना कहलाता है।
क्या कहलाता है? समास, कारक, संधि, प्रत्यय। तो वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। अगला है 11वां क्वेश्चन, जब दो स्वरों के निकट आने से जो विकार या परिवर्तन होता है तो वो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या सभी संधि हो सकती है। तो स्वर तथा स्वर में विकार आने से स्वर संधि होती है। 11 का सी, जबकि व्यंजन और स्वर के विकार आने से व्यंजन संधि या व्यंजन व्यंजन के विकार आने से व्यंजन संधि और विसर्ग स्वर या विसर्ग व्यंजन के विकार आने से विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन है 12वां, दीर्घ संधि का उदाहरण है, मतलब इसमें से कौन दीर्घ संधि है? उपधन इंद्रा, मधुधन अर्य, सदाधन एव, रविधन इंद्रा। तो दीर्घ संधि रविधन इंद्रा, ई प्लस ई बराबर दीर्घ, तो रविंद्रा हो जाएगा। जबकि उपधन इंद्रा ये गुण संधि है, मधुधन अरि ये यण संधि है, मध्वरी ऊ के बाद आ आए, असमान स्वर आए तो ऊ का वाह हो जाता है। सदाधन एव ये वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, चयनम का संधि विच्छेद होगा, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या सही है? चयधन अनम, चयधन अनम, चेधन अनम एनम और चेधन अनम। तो चयनम का संधि विच्छेद चेधन अनम, ये अयाद संधि होगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, झलाम जसो अंते किस संधि का सूत्र है? झलाम जसो अंते किस संधि का सूत्र है? जसोत संधि, चर्त संधि, अनुस्वार अथवा तुरली। तो ये जसोत संधि का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, विभक्तियों का लुप्त होना कहलाता है, मतलब संधि करने से विभक्तियां लुप्त हो जाती है या उपसर्ग से या समास से या कारक से। तो समास में विभक्तियों का लुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, समीप के अर्थ में समास होता है अधिहर्य, सुमद्रम, निर्मक्षिकम या उपकिषणम। कौन सा सही होगा? क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे पूछा था, इस बार टीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आया था तो इसलिए थोड़ा उस टीजीटी के अनुसार भी शामिल किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के बल्कि ऐसे पूछ लिए थे। तो समीप के अर्थ में समास होगा कौन सा? उपकिषणम, उपकिषणम समीप के अर्थ में समास होगा। जबकि अधिहर्य ये विभक्ति अर्थ में है, सुमद्रम ये स्मृति अर्थ में है और निर्मक्षिकम ये अर्थाभाव अर्थ में है। अगला है, चोर भयम में कौन सा समास है? चोर भयम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो चोरात भयम, चोरों से भय, तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष समास होगा। पीतांबरा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो पीतांबरा बहुब्रीहि समास है। अगला है, कारक से साक्षात संबंध नहीं होता है। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, देखिएगा, बहुत सही क्वेश्चन है, इसको ध्यान कीजिएगा। कर्ता तथा कर्म का कारक से संबंध नहीं होता है, या करण तथा संप्रदान का संबंध नहीं होता है, अपादान तथा अधिकरण का नहीं होता है, या संबंध तथा संबोधन का नहीं होता है। तो कारक का साक्षात संबंध नहीं होता, संबंध तथा संबोधन का, इसलिए इसको कारक माना भी नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकथितम चा से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी।
तो अकथितम चा से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो दुकर रुच धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? रुच धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी, प्रथमा, सप्तमी, तृतीया। तो रुच धातु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच अर्थात नाम प्रियमाणा। अगला है लिट प्रत्यय से बने शब्द होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग अथवा तीनों में। तो लिट प्रत्यय का प्रयोग जिसमें होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। अगला है नर्तकी में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? नर्तक धन डी प्रत्यय, नर्तक धन डीस प्रत्यय, नर्तक धन टाप प्रत्यय और नर्तक धन डीन प्रत्यय। तो नर्तक धन डीस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इससे नर्तकी बनता है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, शब्द के पहले या सभी जगह। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले किया जाता है जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। अगला क्वेश्चन है मधवा किसका पर्यायवाची है? कामदेव, विष्णु जी का, अर्जुन या इंद्र? तो मधवा इंद्र का पर्यायवाची है। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए व्याकरण के। अब 5 क्वेश्चन जो बचे हैं वो साहित्य से संबंधित होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, वार्तिककार किसे कहा जाता है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या सभी को? तो वार्तिककार कात्यायन बररुचि को कहा जाता है। अगला है शिवराज विजय की कथा वस्तु विभक्त है। शिवराज विजय की कथा वस्तु किस में विभक्त है? 3 विराम 4 निश्वास में, या 4 विराम 3 निश्वास में, 4 निश्वास 4 विराम में, या 3 विराम 3 निश्वास में? तो शिवराज विजय की कथा 3 विराम और 4 निश्वास में विभक्त है। इसका आंसर ए होगा। अगला 28वां क्वेश्चन, नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है किसमें? तैत्तिरीय निषद में, केनोपनिषद में, कठोपनिषद में या नारद पुराण में? तो नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। एलटी में सिलेबस भी है कठोपनिषद, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं। अगला है वेदत्रयी के अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया गया है? मतलब कौन से वेदत्रयी में कौन से वेद को त्रयी के अंतर्गत नहीं किया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? अष्टाध्यायी पर, लघु सिद्धांत कौमुदी पर, सिद्धांत कौमुदी पर या काशिका पर? तो तत्वबोधिनी सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लिखी गई टीका है। ये हुए हमारे 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार अन्य प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इन सबसे संबंधित क्वेश्चन को करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे जितना भी प्रैक्टिस डालूंगा वो आपको मिलता रहे। और आगे भी मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जो भी जितना हो सके वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर पाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और टीजीटी तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि टीजीटी मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे सारे प्रैक्टिस सेट अगर किसी ने कर लिया तो 90% क्वेश्चन टीजीटी का जरूर इससे मिल जाएगा। धन्यवाद।